Hi, this is Yogesh Gupta. So, नमस्कार देवियों और सज्जनों. Great morning, everyone. Hi, this is Yogesh Gupta, corporate trainer and business coach, and of course, a Renovian. आप सभी का सुबह 8 बजे के सेशन में स्वागत है. आज हम नवंबर के आखिरी दिन पे हैं. एक और महीना गुजर गया और हम 2023 के आखिरी पड़ाव में हैं. तो आप सभी दोस्तों का, आप सभी खास सेल्फ मोटिवेटेड लीडर्स का स्वागत. 2023 में हमने बहुत शानदार काम किया और इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि 2024 और भी ज्यादा शानदार होगा हमारे बिजनेस के लिए, हमारे अर्निंग के लिए और हमारे लाइफस्टाइल के लिए. तो इसी ओर बढ़ते हुए इन ट्रेनिंग्स की, इन सेशंस की जरूरत और इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में द ट्रेनिंग्स आर द बैकबोन ऑफ द बिजनेस. ट्रेनिंग आर द बैकबोन ऑफ द बिजनेस. तो हमें निरंतर इन सेशंस को अटेंड करने की जरूरत है और निरंतर हमें अपने आप को बेटर बनाने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में हर दिन हम अपने आप को कुछ बेटर करें, ऐसी कोई काम हमें करते रहना चाहिए. इस दुनिया में इतना ज्ञान है, इस दुनिया में इतनी चीजें सीखने के लिए है कि हमारी और आपकी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन हम उस ज्ञान का 1% भी अपने लाइफ में उतार नहीं पाएंगे. तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं. सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने आप को बाय एवरी डे कितना ज्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. तो उसी क्षेत्र में, उसी कड़ी में आज एक और सेशन है. इस सेशन में जो नए लोग हैं, एक्चुअली ये बिगनर सेशन है, आपको पता है. इस सेशन का मकसद ये है कि जो नए लोग आते हैं, हमारे बिजनेस में जुड़ते हैं, उन्हें हम इस बिजनेस के बेसिक्स के बारे में, इन बिजनेस के फंडामेंटल्स के बारे में बताएं. क्योंकि दोस्त, बिजनेस में बेसिक्स का होना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल का होना बहुत जरूरी है. और जो हमारे पुराने साथी हैं, उनके लिए एज यूजुअल एक रिपीट सेशन हो सकता है. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू बिकम परफेक्ट. तो आज का सेशन है हमारे लिए, आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, क्योंकि देखिए, आप जिस बिजनेस में आ गए हैं, इस बिजनेस में ये लोगों का बिजनेस है ना. हमें हमेशा कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस ऑफ पीपल. लोगों का बिजनेस है. तो हम इस बिजनेस में लोगों को अप्रोच करते हैं और उन्हें अपने बिजनेस के लिए अपने बिजनेस की टीम में जोड़ते हैं. और इन लोगों को बिजनेस बताने और लोगों को बिजनेस जोड़ने की कड़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव आता है, वो कहते हैं जिसे हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब हम लोगों को इस बिजनेस के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो लोगों के अंदर कुछ सवाल जन्म लेते हैं, है ना. और ये स्वाभाविक है, लोगों के अंदर कुछ सवाल आना स्वाभाविक है और ये अच्छी बात है. मैं आपको बता दूं, अगर लोग आपसे सवाल पूछते हैं, तो इसका मतलब कि वो पॉजिटिव है, वो इस बिजनेस को एक्चुअली करना चाहते हैं. अगर कोई इस बिजनेस को करना नहीं चाहेगा, तो वो सवाल भी नहीं पूछेगा, वो स्केप कर जाएगा, वो निकल के भागने के बहाने ढूंढेगा, है ना. वो सवाल नहीं पूछेगा. तो अगर लोग आपसे सवाल पूछते हैं, तो ये अच्छी बात है. एक्सक्यूज मी. लोग अगर आपसे सवाल पूछते हैं, तो ये अच्छी बात है. तो हमें इन सवालों के जवाब आने चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों के मन में उठ रही शंकाओं का समाधान नहीं कर लेते, तब तक लोग आपके साथ जुड़ते नहीं हैं. और अगर किसी केस में जुड़ भी जाए, तो वो ढंग से काम नहीं करते, क्योंकि खुद उनके मन में संशय है, और जब तक मन में संशय होता है, तो वो काम ढंग से होता नहीं है. राइट. तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, कि लोगों के अंदर किस तरीके के विचार आते हैं, लोगों के मन में अमूमन कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपके बिजनेस को लेकर, आपके व्यवसाय, आपके प्रोडक्ट्स को लेकर, आपके प्लान को लेकर. तो अगर ये चीजें आप उनको क्लियर कर देंगे, तो वो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और बहुत शानदार एक आप टीम बना सकते हैं. राइट. तो आइए, आपको लेके चलता हूं मेरे स्क्रीन पे और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग.
राइट? बने रहिए मेरे साथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि ये इस बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट कड़ी है। जब आप लोगों को अपने व्यवसाय में जोड़ना चाहते हैं, जब आप लोगों को अपने बिजनेस का प्लान दिखाते हैं, जब आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो सब देखने के बाद जाहिर सी बात है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, बहुत स्वाभाविक है कि लोगों के अंदर कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे, कुछ विचार आएंगे उनके अंदर जो नेगेटिव भी हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को नहीं करेंगे तो वो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो किसी और से जाके पूछेगा, और किसी और को जाके पूछेगा, आप उसको नहीं मिलेंगे तो कोई और मिल जाएगा उसको, और जब वो उससे पूछेगा तो वो उसको गलत बताएगा। क्यों गलत बताएगा? क्योंकि वो इस इंडस्ट्री का नहीं होगा, है ना? अगर इस इंडस्ट्री से बाहर के किसी बंदे से अगर वो कुछ पूछेगा तो उसके पास जितनी नॉलेज होगी वो उसके हिसाब से ही बताएगा, और जनरली वो गलत ही बताएगा। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने किसी को प्लान दिखाया है, अगर आपने किसी को इस बिजनेस के बारे में बताया है, तो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आप उसको मिल जाइए, वहां चले जाइए जहां वो पाया जाता है ना? और जब उसके मन में जो शंकाएं उत्पन्न हो रही है, उसके मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, इन सवालों का, इन ऑब्जेक्शंस का सटीक जवाब आप उनको अगर दे देते हैं तो वो आपके बिजनेस में जुड़ जाते हैं। तो आइए आपको आगे लेके चलता हूँ। डिस्कशन इज ऑलवेज बेटर देन आर्ग्यूमेंट, because argument is to find out who is right and discussion is to find out what is right. माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस लाइन को अपनी जिंदगी में उतार सके आप, अगर ये जो लाइनें आपकी स्क्रीन पर हैं, अगर इसको आप आत्मसात कर सकें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं सिर्फ इस बिजनेस की बात नहीं करता। अगर इस लाइन को आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, अपनी जिंदगी में आत्मसात कर लिया, तो मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी की आधे से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देखिए, कहते हैं कि डिस्कशन इज ऑलवेज बेटर देन आर्ग्यूमेंट, बिकॉज आर्ग्यूमेंट इज टू फाइंड आउट हु इज राइट एंड डिस्कशन इज टू फाइंड आउट व्हाट इज राइट। देखिए, बातचीत करना बहस करने से हमेशा ज्यादा अच्छा होता है। अगर मैं इसको हिंदी में अनुवाद करूं, तो बातचीत करना बहस करने से हमेशा ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बहस इस बात की होती है कि कौन सही है, और बातचीत इस बात की होती है कि क्या सही है। जी हाँ दोस्त, जब हम बहस करने लगते हैं ना तो मुद्दे से भटक जाते हैं। जब आप बहस करने लगते हैं तो फिर मुद्दा ये हो जाता है कि कौन सही है, और जब मुद्दा ये हो जाता है कि कौन सही है, तो दोनों ही पक्ष के लोग अपने बात पे अड़ जाते हैं, फिर वो ईगो का प्रॉब्लम हो जाता है ना, और फिर मुद्दे से बात हट जाती है। तो हमेशा ये कोशिश करिए कि किसी भी कन्वर्सेशन के अंदर बहस की नौबत ना आए, क्योंकि बहस इस बात के लिए की जाती है कि कौन सही है, और बातचीत इस बात पे की जाती है कि क्या सही है। जब दो लोग आपस में मिलकर बातचीत करते हैं ना सर, तो ये बातचीत का मुद्दा ये नहीं होता है कि कौन सही है, फिर दोनों मिलकर बैठते हैं और सोचते हैं आइए पता करें कि क्या सही है ना? और जब लोग आपस में मिलकर कोई काम करते हैं ना, तो फिर बहस की गुंजाइश नहीं होती, फिर रिजल्ट्स आते हैं। तो जिंदगी में कभी भी किसी भी जगह अगर आप किसी कन्वर्सेशन में हैं, है ना, तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि बहस ना हो पाए, बात बहस तक ना पहुंच पाए। हमेशा इसको बातचीत के लेवल तक ही रखिए, डिस्कशन के लेवल तक रखिए, क्योंकि डिस्कशन इस बात की जाती है कि क्या सही है। चलिए मिल बैठ के खोजते हैं कि सही क्या है, लेकिन जैसे ही बात बहस पर आ जाती है, तो क्या से बात कौन पे आ जाता है, फिर दोनों पक्ष के लोग ईगो पे आ जाते हैं, और बहस इस बात की शुरू हो जाती है कि कौन सही है। आर्ग्यूमेंट इज टू फाइंड आउट हु इज राइट एंड डिस्कशन इज टू फाइंड आउट व्हाट इज राइट। तो हमेशा जिंदगी में इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी बहस मत कीजिए। और सेल्स के बंदों के लिए बहस तो बहुत ही खतरनाक चीज होती है, बहस से हमेशा दूर रहना चाहिए सर। क्योंकि बहस अगर आप करते हैं ना तो आपको हासिल कुछ नहीं होता। अगर आप आर्ग्यूमेंट में जाते हैं, अगर आप बहस करते हैं, तो आप हमेशा हारते हैं, क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तो आप हार ही जाते हैं,
और अगर आप जीत जाते हैं तो भी हार जाते हैं, क्योंकि बहस तो आप जीत जाते हैं, आर्गुमेंट तो आप जीत जाते हैं, लेकिन अपना क्लाइंट हार जाते हैं। कोई भी आदमी ये पसंद नहीं करता कि उसे कोई हरा दे, कोई भी आदमी ये पसंद नहीं करता कि उसको गलत ठहरा दिया जाए। तो अगर किसी प्रोस्पेक्ट के साथ आप आर्गुमेंट में चले जाते हैं, और अगर आपने मान लीजिए आपने उसको लॉजिक्स के साथ और तर्क के साथ आपने उसकी धज्जियां उड़ा दी और उसको आपने हार का सामना करा दिया, तो बहस तो आप नो डाउट जीत जाते हैं, लेकिन उस आदमी को हार जाते हैं। और आपका मुद्दा बहस में जीतना कभी नहीं था। आपका मुद्दा तो उस इंसान को जीतना था, आपका मुद्दा तो उसे अपने टीम में जोड़ना था, आपका मुद्दा तो उसे प्रोडक्ट देना था। तो बजाय इसके कि आप बहस में जाए, हमेशा चीजों को बातचीत के लेवल पर रखने की कोशिश करें। आगे लेके चलता हूं। देखिए, एक थ्योरी है, एक टेक्निक है जिसे कहते हैं फील फेल्ट फाउंड। जी हाँ दोस्त, बातचीत करने के तरीके होते हैं, है ना। हम इंसानों की सबसे अच्छी बात यह है कि हम बात कर सकते हैं, हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं और अपने विचारों को दूसरे के दिमाग में पहुंचा सकते हैं। भाषा जो होती है, लैंग्वेज जो होता है, उसको एक मीडियम होती है आपके विचारों को सामने वाले के दिमाग तक पहुंचाने के लिए। अगर आप सही तरीके का इस्तेमाल करें, अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें और अपने एग्जैक्टली आपके जो विचार हैं, जो आपके अंदर हैं, उन विचारों को सामने वाले के दिमाग में पहुंचा सके, तो फिर आप हमेशा जीतते हैं, है ना। और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी कन्वर्सेशन में होते हो, जब आप किसी डिस्कशन में होते हो, चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स। शब्दों का चयन बहुत ही सावधानी से करें। हमेशा याद रखिए, शब्द और समय कभी वापस नहीं आते। तो जब आपकी जुबान से शब्द निकलने वाले हो ना, तो उनका चुनाव, उनका चयन बहुत ही सावधानी से करिए, है ना। कहते हैं कि ये शब्दों के चयन पर निर्भर करता है कि उन शब्दों की कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। अगर आपने सही शब्दों का चयन किया तो उन शब्दों की कीमत मिलती है, और आपने कहीं गलत शब्द का चयन किया तो आपको उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। हमेशा याद रखिए, शब्द और समय कभी वापस नहीं आते। इनका चुनाव हमेशा बहुत ध्यान से कीजिए। चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स। जब भी आप किसी कन्वर्सेशन में हो, जब भी आप किसी डिस्कशन में हो, थिंक बिफोर यू स्पीक। पॉज। कुछ भी बोलने के पहले 2 सेकंड 3 सेकंड का एक पॉज लीजिए, एक रुक ठहराव लीजिए, सोचिए। सोचने के बाद आप बोलिए, बिना सोचे मत बोलिए। मैक्सिमम लोग पहले बोल देते हैं, फिर सोचते हैं। और जो सुलझे हुए लोग होते हैं, जो एक्चुअल सेल्स पर्सन होते हैं, जो एक्चुअली जिनको बात करना आता है, वो पहले बोलने के पहले एक पॉज लेते हैं, उसके पहले सोचते। थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने के पहले सोचिए। चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स। और आपको मैं बताऊं कि एक टेक्निक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे कहते हैं फील फेल्ट फाउंड। अगर इस टेक्निक के थ्रू अगर आपने बातचीत करनी शुरू की ना, तो आप लोगों को बिना बहस के उनकी बातों से बदल सकते हैं, आप उनको अपने विचारों से राजी कर सकते हैं, है ना। इसमें करना कुछ नहीं होता है। सामने वाला इंसान जो कुछ भी कहे, आपको उसकी बात पे सहमत हो जाना है, चाहे वो गलत ही क्यों ना कह रहा हो। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कोई तर्क जीत दें, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी आर्गुमेंट में पार्ट लें। हमारा मकसद उस इंसान को जीतना होता है। हमारा मकसद ये होता है कि हम उसे अपने टीम में जोड़ लें, हम उसे अपना प्रोडक्ट दे दें, अपना कस्टमर बना ले, अपना क्लाइंट बना ले, अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना ले। हम उस इंसान को जीतने गए हैं, हमें बहस जीतने के लिए नहीं जाते। तो बहस नहीं करना है, और सबसे पहले हमें ये करना है कि उसके विचारों का सम्मान करना है। सामने वाले का जो भी विचार हो, अगर वो गलत भी हो, तो हमें उसके विचार का सम्मान करना है। वो जो कुछ भी कहता है ना, अगर हम शुरू में ही उसकी बात को काट देंगे तो फिर वो बहस शुरू हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, उनके विचारों का सम्मान करना। आप जो कुछ भी कह रहे हैं ना, आपको उसको सहमति जतानी है, आपको उसे कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद आपको ये कहना है कि मैं भी पहले वैसा ही समझता था। फील। फील का मतलब होता है कि आप जैसा महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। फेल्ट यानी पास्ट टेंस, मैं भी पहले आप ही की तरह ऐसा ही समझता था। और जब आप ये बात बोलते हैं ना कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी पहले ऐसा ही समझता था, तो आप और वो सामने वाला बंदा एक ही टीम में हो जाते हैं। फिर प्रतिद्वंदिता नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता। फिर उसे लगता है कि ये तो मेरे ही साइड है,
उसे लगता है कि ये तो मेरी ही तरह सोच रहा है। फिर वो बीच में जो एक तना-तनी का माहौल होता है, एक स्ट्रेस होता है, वो खत्म हो जाता है, फिर माहौल बड़ा फ्रेंडली हो जाता है। और जब फ्रेंडली माहौल हो जाता है तो चीजें समझाना आसान होता है। तो हमें क्या करना है, हमें जब भी किसी कन्वर्सेशन में जाना है, जब भी किसी डिस्कशन में जाएंगे, तो हमें इस फील फेल्ट फाउंड को समझना है। सामने वाला बंदे की सम्मति का, उसके विचारों का सम्मान करना, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, है ना? देखिए, शेव करने के पहले साबुन लगाया जाता है। बिना साबुन लगाए शेव करेंगे तो फिर तकलीफ होगी, है ना? तो अगर आप किसी के विचारों को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको बिना बुरा लगे, उनको बिना तकलीफ दिए उनके विचारों को बदले, तो पहले माहौल को सॉफ्ट करना पड़ता है। आप रेजर चलाना तो चाहते हैं, लेकिन रेजर चलाने के पहले साबुन तो लगा लीजिए, क्रीम तो लगा लीजिए, ताकि सामने वाले को तकलीफ नहीं होगी। इस बात को हमेशा याद रखिए, शेव करने के पहले साबुन लगाया जाता है। तो विचारों को बदलने के पहले सहमति का होना जरूरी है। जिस विचार को आप बदलना चाहते हैं, पहले उसके साथ सहमत हो जाइए। जब सहमत हो जाके आप साबुन लगा लेते हैं ना सर, फिर रेजर चलाना आसान हो जाता है ना? तो जब भी आप किसी कन्वर्सेशन में जाएं, लोग कुछ भी विचार बताएं, उनके विचारों की का सम्मान कीजिए, उनके विचारों के साथ सहमति जताइए और उनको बोलिए कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आप जैसा महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला, मेरे अपलाइन से, मेरे ट्रेनर से, मेरे मेंटर से मुझे पता चला कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। फाउंड अल्टीमेट मिला क्या, कि आप जैसा सोच रहे हो मैं भी पहले वैसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने यही बात अपने अपलाइन से डिस्कस की, मैंने अपने मेंटोर से डिस्कस की, मैंने अपने ट्रेनर से डिस्कस की, तो मुझे पता चला कि ऐसा नहीं, सच तो ये है। अल्टीमेट फाउंड क्या हुआ, जब इस तरीके से हम बातें करते हैं ना, तो बातों को समझाना आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि मैं समझा पाया हूं आपको। आगे लेके चलता हूं। तो कुछ सवाल हैं हमारे पास, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, अमूमन ज्यादा नहीं होते, 20-25 क्वेश्चन ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो जो भी ऑब्जेक्शंस आएंगे, जो भी संदेह उत्पन्न होंगे, जो भी सस्पेंस उत्पन्न होगा, जो भी शंका मन में आएगी, वो इसी बिजनेस से रिलेटेड आएगी। तो अमूमन 25 20-25 सेट ऑफ क्वेश्चंस ही हो सकते हैं, जो इससे ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं सकते हैं। तो अगर ये 20-25 क्वेश्चंस अगर हम कवर कर लेना, तो इंसान के अंदर जितनी भी मोर और लेस जितनी भी ऑब्जेक्शंस आएंगी, उन सारे ऑब्जेक्शन को हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेना, और कोशिश करते हैं समझने का कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। नंबर वन क्वेश्चन जो सबसे पहले लोगों के अंदर आता है, जो सबसे पहले शंका लोगों के अंदर आती है, जब आप उनको कंपनी का प्लान दिखाते हैं, जब उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, जब आप उनको पे आउट के बारे में बताते हैं, जब आप बताते हैं कि हजारों लोग यहाँ से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो सारी बातें सुनने के बाद जो सबसे पहला अमूमन लोगों के दिमाग में, जहन में प्रश्न आता है कि सब तो ठीक है, लेकिन कहीं कंपनी भाग गई तो, कंपनी बंद हो गई तो, कंपनी चली गई तो। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऐसे बहुत सारे बिटर एक्सपीरियंस है, कड़वी सच्चाइयां हैं लोगों के पास, कि बहुत सारी कंपनियां चली जाती है, बहुत सारी कंपनियां बंद पड़ जाती है ना? तो लोगों के अंदर ये विचार आता है, और आना स्वाभाविक भी है। उनको लगता है कि कहीं ये कंपनी बंद हो गई तो, कहीं ये कंपनी चली गई तो क्या होगा, है ना? तो जब आप आपसे लोग आपसे पूछे कि भाई आपकी कंपनी भाग गई तो, आपकी कंपनी बंद पड़ गई तो आपको क्या करना है? आपको बहस नहीं करनी। लोग पहले जनरली क्या करते हैं, पूरा लॉजिक का पिटारा खोल देते हैं, नहीं कैसे भाग जाएगी, इतनी 5 साल से चल रही है, ये वो दिस दैट। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। जैसा मैंने बताया कि लोगों के विचारों का सम्मान कीजिए। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो पहले साबुन लगाइए। बिना साबुन के ब्लेड चलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर है ना, फिर वो सामने वाला चीखेगा, फिर वो आपको हटा देगा। तो अगर आप शेव करना चाहते हैं, उनके विचारों को हटाना चाहते हैं, तो पहले साबुन। तो आपको उनको कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मान लीजिए आपको उससे पूछा कि भाई कंपनी भाग गई तो, कंपनी बंद पड़ गई तो आपने बोला अरे आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। जब मुझे किसी ने इस बिजनेस का प्लान दिखाया, तो मैं भी ऐसा ही सोचता था कि कंपनी बंद पड़ गई तो, कंपनी भाग गई तो ये बात मैंने, मेरे जो अपलाइन है जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, जब मैंने उनसे ये बात पूछी, तो उन्होंने मुझे बताया कि
अच्छा, आप एक बात बताओ कि कोई भी कंपनी कब भागती है, कोई भी कंपनी कब बंद पड़ती है? तो आंसर मेरे को समझ में नहीं आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, कंपनियां दो तरह की होती है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, एक लॉस मेकिंग कंपनी होती है। यानी एक कंपनी जो मुनाफा कर रही होती है और एक कंपनी जिसमें नुकसान हो रहा होता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई भी इंसान मुनाफा करने वाली कंपनी को बंद क्यों करेगा, है ना? अगर मान लीजिए आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपकी कंपनी हर महीने अच्छा टर्नओवर कर रही है और आपकी कंपनी हर महीने अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो क्या आप उस कंपनी को कभी बंद करेंगे? तो बोलेगा नहीं, दुनिया में कोई बेवकूफ ही होगा जो प्रॉफिट करने वाली कंपनी को बंद करेगा। हाँ, अगर कंपनी में नुकसान हो रहा हो, कंपनी में लॉस हो रहा हो, तो आदमी बाध्य होकर कंपनी को बंद कर देता है। बिल्कुल ठीक है। जी, बिल्कुल ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि जिस कंपनी की आप बात कर रहे हो, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। हम यहाँ लोगों को ये प्रॉमिस नहीं कर रहे कि आप हमारे यहाँ लाख, 2 लाख, 5, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, हम साल भर में उसको डबल कर देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पैसे के बदले हम आपको आरओआई देंगे, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ऐसा तो हम आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए हमने आपसे 2 लाख रुपए ले लिए और हमने आपको बोल दिया कि हर महीने हम आपको 20,000 रुपए देंगे, और 20,000 कहाँ से देंगे 2 लाख में, और नहीं दे पाएंगे तो लास्ट में कंपनी बंद हो जाएगी। यहाँ कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना आप कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना आपको इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में कोई प्रॉमिस किया जा रहा है। ये प्योरली कमीशन बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पर पहले प्रोडक्ट बिकता है, प्रोडक्ट बिकने के बाद वो पैसे कंपनी में आते हैं, फिर उस कंपनी से, उस पैसे से कंपनी आपको आपके रैंक के हिसाब से, एक्सक्यूज मी, आपको रैंक के हिसाब से आपकी कमीशन जनरेट करती है। तो पहले काम होगा, पैसे सेल होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर आपका कमीशन कंपनी देने के लिए बाध्य होती है। नो सेल, नो कमीशन। तो कंपनी के ऊपर कोई बाध्यतामूलक पे आउट तो है नहीं। कंपनी आपको पैसे देने का कोई फॉल्स प्रॉमिस तो कर नहीं रही है। कंपनी का माल बिकेगा तो कंपनी का प्रॉफिट आएगा ही, और प्रॉफिट आएगा, 10 रुपए की प्रॉफिट आएगी तो 5 रुपए कंपनी आपको दे देगी। तो कंपनी जाएगी क्यों, कंपनी भागेगी क्यों, है ना? राइट। दूसरी बात, आप उनको एक कॉमन लॉजिक से समझा सकते हैं कि देखिए, हमारी कंपनी का वीकली पे आउट है, ठीक है? हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, रेनेटस वेलनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ वीकली पे आउट है। कंपनी हर वीक में पैसे डिसबर्स करती है। यानी कंपनी के पास सेल का कुल पैसा एक हफ्ते से ज्यादा होल्ड नहीं रहता है। क्लियर है? ऐसा तो नहीं कि कंपनी एक महीने में पे आउट देती है, हमारी कंपनी हफ्ते में पे आउट देती है। तो ज्यादा से ज्यादा वो कंपनी लोगों के पैसे को एक हफ्ते तक होल्ड कर सकती है। रियल क्लियर है? अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, काल्पनिक एग्जांपल दे रहा हूं। हाइपोथेटिकल एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि एक हफ्ते में कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए का सेल हुआ, ठीक है? कंपनी ने के लोगों ने मिलके 1 करोड़ रुपए का सेल किया, यानी कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए एक हफ्ते में जमा हो गए। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। एक हफ्ते में 1 करोड़ का सेल हो गया, राइट? कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए आ गए। तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा ये 1 करोड़ रुपए लेकर ही बंद हो सकती है, 1 करोड़ रुपए लेकर जल्द जा सकती है, भाग सकती है। क्योंकि अगर एक हफ्ते का पे आउट नहीं मिलेगा तो अगले हफ्ते तो लोग काम नहीं करेंगे। लोग बोलेंगे अरे पिछले हफ्ते का पे आउट कहाँ है, पैसे नहीं आए हमारे पास, राइट? तो कंपनी के पास मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए आ गए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो 1 करोड़ रुपए कंपनी के पास आए, ये क्या सारे रुपए कंपनी बांटने के लिए है? नहीं। इस 1 करोड़ के बदले कंपनी ने प्रोडक्ट भी तो दिए हैं। उन प्रोडक्ट का भी तो कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा कि नहीं होगा? कंपनी में पैसा कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, उस प्रोडक्ट के पैसे कंपनी में आते हैं। क्लियर है? तो यानी 1 करोड़ रुपए अगर कंपनी में आए होंगे तो 1 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट भी मार्केट में गए होंगे। बिना प्रोडक्ट के तो किसी ने पैसे नहीं दिए होंगे। बोले जी सही बात है। तो जो प्रोडक्ट कंपनी ने दिए, उन प्रोडक्ट को बनाने की लागत भी तो कुछ आती होगी, उसके कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो होता होगा। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अगर मान लेते हैं
कि 50% भी अगर मानते हैं कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो 1 करोड़ में 50 लाख रुपए के तो प्रोडक्ट ही कंपनी ने मार्केट में दे दिए, यानी वो 50 तो कंपनी के खुद के हैं, तो अपना रुपया लेके तो कंपनी नहीं भागेगी। बिल्कुल सही है। तो 1 करोड़ रुपए कंपनी में आए, मान के चलते हैं कि 50% कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट का है, तो 50 लाख रुपए के प्रोडक्ट तो कंपनी ने दिए, यानी कंपनी के 50 लाख तो खुद के ही है, तो वो 50 लाख तो साइड कर दीजिए। अब बच गए 50 लाख रुपए। इस 50 लाख रुपए में कंपनी पे आउट बांटती है, ठीक है। और कंपनी मान लीजिए 40 लाख रुपए कंपनी पे आउट बांटती है, और कंपनी का खुद का भी तो प्रॉफिट होता होगा, क्योंकि पहले जो 50 लाख कंपनी ने माइनस किया वो तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग थी, उसमें प्रॉफिट तो कंपनी का ऐड नहीं है। तो मान लेते हैं कि 10% कंपनी अपना प्रॉफिट रखती होगी, तो 1 करोड़ का 10% 10 लाख रुपए होता है। तो 10 लाख रुपए तो कंपनी के खुद के जेन्युइन प्रॉफिट है, अपना प्रॉफिट लेके तो कंपनी कभी नहीं भागेगी। बिल्कुल सही बात है। तो 60 लाख रुपए हो गए, अब बच गए 40 लाख रुपए। तो ये 40 लाख रुपए कंपनी को एज ए कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांटने होते हैं, ये लोगों के पैसे हैं, लोगों की कमीशन है। तो कंपनी अगर भागना भी चाहे, कंपनी अगर बंद भी पड़नी चाहे, तो मैक्सिमम ये 40 लाख रुपए लेके कंपनी बंद हो सकती है, राइट? जी बिल्कुल सही है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कंपनी जेन्युइन तरीके से 10 लाख रुपए हफ्ते का प्रॉफिट कर रही है, यानी महीने का 40 लाख रुपए वो प्रॉफिट कर रही है, वो एक हफ्ते में 40 लाख लेके क्यों भागेगी? कंपनी अगर चलती रहेगी तो 40 लाख रुपए तो वो हर महीने कमाती रहेगी जेन्युइन तरीके से, तो वो एक ही हफ्ते में सिर्फ 40 लाख लेके क्यों भागेगी? अगर आपकी कंपनी होती, अपने आप को समझो कि आप कंपनी के मालिक हो, और आपकी कंपनी में हर हफ्ते आप 10 लाख रुपए जेन्युइन तरीके से कमा रहे हो, यानी महीने के 40 लाख की प्रॉफिट आपको आ रही है, वो हमेशा आती रहेगी, तो क्या आप एक हफ्ते में 40 लाख लेके कंपनी बंद करना चाहेंगे? क्या ये समझदारी होगी? तो नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करेगा, कोई पागल भी ऐसा नहीं करेगा। तो सोचो कि फिर कंपनी क्यों भाग जाएगी, कंपनी क्यों बंद पड़ेगी, आप ही बताइए। पहली बात तो ना तो हम आपसे कोई पैसे ले रहे हैं, ना आपसे कोई इन्वेस्ट करा रहे हैं, ना हम आपको कोई फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप हमारे यहाँ 10 लाख रुपए जमा कर दो, हम आपको डबल कर देंगे। हमने आपको ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया। तो हमारे ऊपर किसी की कोई लाइबिलिटी नहीं है, किसी को पैसे देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी कंपनी प्योरली कमीशन बेस्ड पे काम करती है। प्रोडक्ट पहले सेल होगा, पैसे पहले कंपनी में आएंगे, फिर कंपनी आपको रेम्यूनरेशन, आपका जो रेवेन्यू है, जो आपका कमीशन है, वो आपको डिसबर्स करती है। आप काम करेंगे तो आपको पैसे आएंगे, आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं आएंगे। कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं, कंपनी ने कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं किया है, तो कंपनी भागेगी क्यों? और दूसरा, मैंने आपको एक मोटा मोटा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि एक, अगर इस 1 करोड़ को आप 10 करोड़ कर दो, कि एक हफ्ते में 10 करोड़ रुपए कंपनी में आए, तो 10 करोड़ में 5 करोड़ के तो कंपनी ने प्रोडक्ट दिए होंगे, तो वो 5 करोड़ तो कंपनी का जेन्युइन अपना होगा। 10% कंपनी का प्रॉफिट पकड़ लीजिए, तो 1 करोड़ रुपए तो कंपनी का खुद का प्रॉफिट है, तो 6 करोड़ रुपए तो कंपनी के जेन्युइन खुद के हैं, और 4 करोड़ रुपए कंपनी लेके भाग सकती है। लेकिन जब कंपनी हफ्ते का 1 करोड़ रुपया इज्जत से प्रॉफिट कमाई रही है, महीने के वो 4 करोड़ कमाई रही है, तो सिर्फ एक बार 4 करोड़ लेके क्यों भागेगी? वो बचपन में हमने कहानी सुनी थी ना, किसी को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई थी, जो रोज उसे एक सोने का अंडा देती थी, तो आदमी ने उस मुर्गी का पेट काट दिया, सोचा सारे अंडे एक ही दिन निकाल लो। ये कहानी तो सबने सुनी है। तो ये कंपनी एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। मुर्गी जिंदा रहेगी ना सर, तो अंडा जिंदगी भर देगी, और मुर्गी का पेट काट देंगे तो ना अंडा मिलेगा ना मुर्गी रहेगी, और प्रॉफिट बंद हो जाएगा। तो कंपनी का जो मालिक है, या कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, या जो कंपनी के मैनेजमेंट है, वो इतने बेवकूफ तो नहीं कि मुर्गी का पेट काट देंगे। मुर्गी जिंदा रहेगी तो जिंदगी भर सोने के अंडे देगी, है ना? तो ये कंपनी किसी भी तरीके से आप सोचेंगे तो कंपनी भाग नहीं सकती है। तो जब मेरे अपलाइन ने मुझे ये सारी चीजें समझाई, तब मैंने पता चला, फाउंड हुआ, तब मुझे पता चला कि हाँ, ये जो मेरे मन में विचार आ रहा है कि कंपनी बंद पड़ जाएगी, कंपनी भाग जाएगी, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये कंपनी कभी नहीं बंद पड़ सकती, कभी नहीं भाग सकती। तो इस तरीके से जब आप उनको समझाते हैं, तो उनको समझ में आता है, उनको लगता है हाँ, बात तो ठीक कह रहे हैं। आइए आपको आगे लेके चलता हूं। दूसरा जो प्रश्न लोगों के मन में फिर विचार आता है, आई एम रेडी टू ज्वाइन बट मुझे कोई नहीं मिला तो। दूसरा प्रश्न लोगों के मन में जो शंका आती है कि मैं तो जुड़ जाऊंगा,
चलो मुझे आपने प्लान बताया, आपने मुझे प्रोडक्ट बताया, मुझे अच्छा लगा, मैं इस कंपनी से जुड़ना तो चाहता हूं, मैं जुड़ जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला तो, मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो, फिर टीम नहीं बनी तो तब क्या होगा? तो आपको क्या करना है? आपको कहना है कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं भी पहले ऐसा ही समझता था, लेकिन जब मैंने अपने अपलाइन से ये बात पूछी, मैंने अपने मेंटोर से ये बात पूछी, मैंने अपने ट्रेनर से ये बात पूछी, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बात बताइए, आपने इस कंपनी का प्लान देखा, प्रोडक्ट्स देखे, आपको अच्छा लगा? जी अच्छा लगा। अब आपकी शंका ये है कि आप तो जुड़ जाएंगे, लेकिन मैं मुझे कोई नहीं मिला तो जब मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि जब मैंने इस प्लान को देखा था तो मेरे अंदर भी यही शंका आई थी कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला तो मेरे अपलाइन ने जब अपने अपलाइन से पूछा, तो उन्होंने भी बताया कि मेरे मन में भी ये विचार आया था कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई नहीं जुड़ा तो अब आप सोचिए कि हर इंसान के मन में ये विचार है कि वो तो जुड़ जाएगा, लेकिन उसके साथ कोई नहीं जुड़ा तो अगर हर आदमी यही सोचते सोचते जुड़ जा रहा है तो फिर सब तो जुड़ ही जा रहा है, फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? मेरे अपलाइन के अपलाइन ने सोचा था कि वो जुड़ जाएंगे, लेकिन उनके साथ कोई नहीं जुड़ा तो फिर ये सोचकर उन्होंने चार लोगों को प्लान दिखाया, तो चार लोगों ने भी यही सोचा कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन मुझे साथ कोई नहीं जुड़ा तो फिर वो चार भी जुड़ गए। उन चारों में से किसी एक ने मुझे प्लान दिखाया, मैंने प्लान देखा, मुझे भी यही समझ में आया कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो मैं तो जुड़ गया। अब मैं आज आपको प्लान दिखा रहा हूं, आपके मन में भी यही विचार आ रहा है कि आप तो जुड़ जाएंगे, लेकिन आपके साथ कोई नहीं जुड़ा तो हर आदमी अगर यही सोचते सोचते जुड़ रहा है, फिर तो सारे ही जुड़ रहे हैं, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? आप भी कल को किसी को प्लान दिखाओगे, जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो उनको भी अच्छी लगेगी, जो प्लान आपको अच्छा लग रहा है वो उनको भी अच्छा लगेगा, जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं वो उन्हें भी अच्छे लगेंगे। अच्छी चीज तो सबको अच्छी लगती है ना। उनसे पूछिए कि जो अच्छी चीज है वो सबको अच्छी लगेगी, ऐसा तो नहीं कि इस दुनिया में आप ही एकमात्र प्राणी हैं जिनको ये अच्छा लग रहा है, आपके बाद ये प्लान और ये प्रोडक्ट दुनिया में किसी को अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसा तो नहीं है। आपके जैसे प्राणी धरती में और भी होंगे, भगवान ने भेजे होंगे जिनको ये प्लान और ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तो आप जब उनको बताएंगे तो वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, ये कहानी ऐसे चलती रहेगी। सोच कर देखिए, उनसे पूछिए कि क्या आपके जैसे लोग धरती पे और होंगे कि नहीं होंगे, है ना? जैसे मान लीजिए कि आपको बिरयानी खाना अच्छा लगता है, तो क्या दुनिया में सिर्फ आपको अकेले बिरयानी खाना अच्छा लगता है? आपके जैसे हजारों लोग होंगे जिनको बिरयानी पसंद होगी, है ना? आपको अगर मूवी देखना अच्छा लगता है, तो क्या आप दुनिया के आखिरी इंसान है जिसको मूवी देखना अच्छा लगता है? नहीं, आपके जैसे हजारों लाखों लोग हैं जिनको मूवी देखना अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा है, आपको अगर ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं, तो आप दुनिया में आखिरी इंसान नहीं है, आपकी तरह हजारों लोग हैं जिनको ये प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, जिनको ये प्लान अच्छा लगेगा, और वो भी आपकी तरह जुड़ जाएंगे। तो जब मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसा समझाया, तो मुझे समझ में आया कि बात तो ठीक है, और जब मेरे को समझ में आ गया, मैं इस बिजनेस में जुड़ गया, और बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए। आज आपको प्लान दिखाया है, आपको भी प्लान अच्छा लगा है, आपने एडमिट किया है ना कि आपको तो अच्छा लगा है, आप तो जुड़ जाएंगे, तो यानी आपको अच्छा लगा है, तो आपको अच्छा लगा है तो आप जैसे और भी लोग आपके नीचे आएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, ये सिस्टम ऐसा चलता जाएगा। लोग ही लोग हैं हमारे देश में, 140 करोड़ के देश में आप पैदा हुए हैं। तो इस तरह से जब आप उनको ये बात समझाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो बातें उनको समझ में आती है, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आप तक भी पहुंच रही होंगी। आगे लेके चलता हूँ। तीसरा जो सवाल जनरली लोगों के मन में आता है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन बट मेरे पास रोकड़ा नहीं है सर, पैसा नहीं है। ये बड़ा कॉमन सा सवाल है कि लोग कहते हैं कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, मैं जुड़ना चाहता हूं, लेकिन पैसा नहीं है सर, मनी प्रॉब्लम, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो उनको बोलिए कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे उनकी औकात दिखाने लगते हैं, तेरे पास पैसे नहीं है, हैं, ये है वो है, लोग डायरेक्टली पर्सनल अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो आदमी और एडमेंट हो जाता है। उस अगर आप किसी की इज्जत पे प्रहार करेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, तो वो आदमी थोड़ी आपके साथ जुड़ेगा, है ना? उसको पर्सनल अटैक मत कीजिए, उनको उनकी इज्जत रखने दीजिए। ऐसा मत कहिए कि आपकी औकात नहीं है, ये नहीं है, आपने क्या किया, दिस दैट, ये गलत बात है।
मैक्सिमम लोग यहाँ पर्सनल अटैक करने लगते हैं, ऐसा मत कीजिए। मैंने जैसा कहा कि सामने वाले के विचारों का सम्मान कीजिए, चाहे वो कुछ भी कह रहे हैं। अगर आप उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, अगर आप उनको अपने टीम में लाना चाहते हैं, तो उनके विचारों का सम्मान कीजिए। तो अगर कोई कहता है कि मैं काम करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उनके विचारों का सम्मान कीजिए, उनको बोलिए कि आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, जब मुझे ये प्लान दिखाया गया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैं भी इस बिजनेस को करना चाहता था, लेकिन मैंने अभी अपने अपलाइन को, जिन्होंने मुझे ये प्लान दिखाया, मैंने उनको बताया कि सर मैं काम करना चाहता हूँ, ये प्लान बहुत अच्छा है, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। तब उन्होंने मुझे बताया कि इस बिजनेस को करने के लिए पैसे तो लगते ही नहीं है, ये बिजनेस तो फ्री में शुरू किया जा सकता है। तो मैंने पूछा कैसे। तो उन्होंने बोला कि देखिए, कंपनी में जो आपकी आईडी लगती है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंपनी के साथ जुड़ने में तो कोई पैसे नहीं लगते। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप 18 साल के ऊपर होने चाहिए, आप एक इंडियन होने चाहिए, आप कंपनी के साथ जुड़ जाते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जुड़ने में तो पैसे नहीं लगते हैं, कंपनी के साथ आपकी आईडी लग गई, रजिस्ट्रेशन हो गया और आप कंपनी में जुड़ गए, राइट। अब अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि आपकी आईडी पे कमीशन जनरेट हो सके, आपको एक मिनिमम परचेस करनी पड़ती है 32 सीसी की। अगर 32 सीसी का प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी समझे तो करीब करीब आप समझो कि 3,000-3,500 रुपए का प्रोडक्ट आता है। 3,000-3,500 रुपए का सामान खरीद कर आप इस कंपनी में एक बार खरीदेंगे तो आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि आपके पास 3,000-3,500 नहीं है, नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है कि सबके पास पैसे हो। लेकिन सर आप एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी हो गई, 20, 25, 30, 40 साल आपकी उम्र हो गई, तो मार्केट में आपका गुडविल तो अच्छा ही होगा ना। जब आप उनसे ये पूछते हैं कि मार्केट में आपकी छवि कैसी है, मार्केट में आपका गुडविल कैसा है, तो कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि मार्केट में मेरा छवि बहुत खराब है, लोग मुझे बेईमान की नजर से देखते हैं। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। हर आदमी यहाँ एग्री करेगा कि नहीं, मार्केट में मेरी छवि बहुत अच्छी है, लोगों की नजर में मेरी छवि, इमेज बहुत अच्छी है, ऐसा हर आदमी एडमिट करेगा। जब आप किसी से पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, आपका मार्केट में, आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके पड़ोसियों में आपकी इमेज कैसी है, तो क्या दुनिया में कोई भी आदमी आपको बोलेगा कि मेरी इमेज तो बेईमान की है, चोर की है, लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते, लोगों को लगता है ये छटा हुआ बदमाश है, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। हर आदमी अपनी इज्जत ढकने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए यही कहेगा कि मेरी छवि तो बाजार में बहुत अच्छी है, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे दोस्तों में, मेरे पड़ोसियों में, हर जगह मेरी छवि बहुत अच्छी है। तो उनको बोलिए कि सर, जब आपकी छवि बहुत अच्छी है, मैं मानता हूं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आप अपने परिचित किसी इंसान से 3,000-3,500 रुपए बोरो कर लीजिए और उनको बोलिए कि मैं हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको ये पैसे रिटर्न कर दूंगा। उनसे 3,000-3,500 रुपए लेकर आप हमारे यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कीजिए और आपकी आईडी सुन लगाइए, और इस प्रोडक्ट को आप मार्केट में रिटेल कर दीजिए। आपने फॉर एन एग्जांपल, आपने 2 नोवा खरीदा, अब आपके पास 10 दिन का समय है। 10 दिन के अंदर में आप 10-15 लोगों तक विजिट कीजिए जिनको कुछ हेल्थ चैलेंजेस है, जो अपने लिए एक हेल्थ सप्लीमेंट खोज रहे हैं, उनको ये टॉनिक आप बेच दीजिए, क्योंकि ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, एक हेल्थ टॉनिक है। और जब आप ये 2 नोवा का डब्बा बेच देते हैं सर, तो इससे 2 फायदे होते हैं। पहला कि आप इमीडिएटली रिटेल प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। जी हाँ, आप इमीडिएटली रिटेल प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं जो आपके काम आएंगे। प्लस आपका जो एक्चुअल प्राइस ऑफ मनी प्रोडक्ट बचता है, जिनसे आपने लिया था आप उनको वापस कर दीजिए और आपका बिजनेस फ्री में शुरू हो गया, है ना। इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। आईडी कंपनी आपका फ्री में लगा रही है, आईडी रजिस्ट्रेशन कंपनी कोई पैसे नहीं ले रही है, आईडी और रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आप अपने जान पहचान में अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने किसी रिश्तेदार से 3,000-3,500 रुपए हफ्ते 10 दिन के लिए उधार ले लीजिए। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं 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 सर, हम तो उधार नहीं ले सकते। तो उनसे बोलिए कि इस दुनिया में, जिंदगी में हर आदमी को, हर इंसान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें इंसानों की जरूरत पड़ती है। कभी अगर मुसीबत में कोई हमारा काम ही नहीं आएगा तो फिर ऐसा रिलेशन किस काम का। और आपने तो अभी कहा कि आपकी छवि अच्छी है, जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी थोड़ा फेवर तो लेना पड़ता है ना सर।
आप एक बार फेवर लीजिए 3,000 4,000 रुपए के, उसके बाद आप यहाँ मेहनत करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि जिंदगी में दोबारा कभी आपको पैसे लेने की मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक फेवर तो लेना बनता है ना सर। जिंदगी बनाने के लिए कभी कभी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है ना। तो एक मौका तो एक बार तो किसी से, और मैं आपको 10-20 लाख रुपए मांगने की बात नहीं कर, मैं आपको 3-4 हजार रुपए की बात कर रहा हूँ। और अगर 3-4 हजार रुपए भी कोई आपको देने वाला इस धरती पर नहीं है, फिर तो आपको बहुत सीरियसली विचार करने की आवश्यकता है कि आपने किया क्या आज तक। आप 20 साल, 30 साल, 40 साल से इस धरती पर हैं, और आपको इस पूरे धरती पे आपके ऊपर विश्वास करके 3-4 हजार रुपए देने वाला अगर कोई नहीं है, तो ये बहुत सीरियस मैटर है सर। आपको बहुत सीरियसली इसमें विचार करने की जरूरत है कि लोगों के बीच में आपकी क्या छवि है ना। तो मेरा सवाल है कि आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे इस बिजनेस को करने में पैसे लगते ही नहीं है। आईडी लगाइए, फ्री में रजिस्ट्रेशन कीजिए, किसी एक आदमी से 10 दिन के लिए 3-4 हजार रुपए बोरो कीजिए, प्रोडक्ट उठाइए, प्रोडक्ट रिटेल कीजिए, रिटेल प्रॉफिट जेब में रखिए, उनका पैसा उनको वापस कर दीजिए। इससे दो फायदे होंगे, पहला आपको रिटेल प्रॉफिट होगा, दूसरा जिससे आपने पैसे लिए हैं उनको अगर टाइम पे वो लौटा देते हैं ना सर, तो वहां आपकी एक गुडविल बनती है, वहां आपकी एक इमेज बनती है कि ये इंसान सही है, तय समय पर इसने मेरे पैसे लौटा दिए। और जहां आपकी अच्छी इमेज बनती है ना, उस इंसान को आप इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, उनको इस बिजनेस के बारे में अप्रोच कर सकते हैं। उनको बताइए कि देखिए मैंने आपसे पैसे क्यों लिए थे, कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया था, बहुत ही शानदार बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी जो मैंने आपसे लिए थे, और मैंने तय समय पर आपको लौटा दिए, तय समय से 2 दिन पहले मैंने आपको लौटा दिए। तो क्या आप उस बिजनेस को नहीं देखना चाहेंगे जिस बिजनेस के लिए मैंने आपसे पैसे लिए थे? और चूंकि आपका इमेज उनके सामने अच्छा बन गया है, क्योंकि आपने उनके पैसे तय समय पे लौटा दिए हैं, वो आपकी बात सुनते हैं, और बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपको इमीडिएटली आपका एक बंडा मिल जाता है, बहुत जल्दी आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है। तो ये काम करने में आपके फायदे ही फायदे, विन विन सिचुएशन। तो जब मेरे मेंटर ने मुझे ऐसा समझाया, मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसा समझाया, तो मुझे भी ये बात समझ में आई। फिर मैंने मेरे एक बचपन के दोस्त से पैसे उधार लिए। मैंने उसको बोला कि यार एक बार मुझे 4,000 रुपए की जरूरत है, और मैं तुझे 10 दिन के अंदर लौटा दूंगा। उसने मुझे पैसे दिए, मैंने यहाँ से प्रोडक्ट खरीदा, मैंने प्रोडक्ट को रिटेल किया, तय समय पर मैंने पैसे उसको रिटर्न किए, और फिर मैंने उसको इस बिजनेस का प्लान दिखाया, और जानते हैं, वो दोस्त मेरा जुड़ गया, और आज वो मेरे साथ, वो भी इस बिजनेस में शानदार तरीके से काम कर रहा है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो जब आप उनको इस तरीके से समझाते हैं ना सर, तो बातें समझ में आती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर्सनल अटैक कर देते हैं। आपका औकात नहीं है, आपके पास 4,000 रुपया नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप बहाना बना रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कभी पर्सनल अटैक मत कीजिए। लोगों की सम्मतियों का, विचारों का सम्मान कीजिए। हर आदमी का अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उसको चोट मत पहुंचाइए। अगर आप किसी के सेल्फ रेस्पेक्ट को, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे, तो वो इंसान कभी नहीं जुड़ेगा आपके साथ। राइट। तो उम्मीद करता हूं मैं समझा पाया हूं आपको, आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4। मेरे पास लोग नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, पैसे का कोई समस्या नहीं है भाई साहब, 3 4 5 10 हजार रुपए, मैं तो 640 सीसी से जुड़ जाऊंगा, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, और पैसे का भी कोई समस्या नहीं है। वो 38 32 सीसी से हम लोग नहीं जुड़ते, हम तो जी मैक्सिमम 16%, 8% पे जाना चाहते हैं जी। आपका मैक्सिमम स्लैब क्या है जी? 640 सीसी। हम 640 सीसी से जुड़ जाएंगे। दिक्कत तो ये है सर कि हम जोड़ लेंगे, हमारे पास आदमी ही नहीं है, लोग ही नहीं है जी हमारे पास, हम किसको जोड़ेंगे? हम किसी को जानते ही नहीं है। तो अगेन आपको क्या करना है? उनके विचारों का सम्मान करना है। आप बोलेंगे आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। जब मुझे ये प्लान दिखाया गया, तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है। तो मैंने मेरे अपलाइन को, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, जब उन्होंने मुझे ये प्लान दिखाया, तो मैंने उनसे बोला कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे पास लोग नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, लोगों की समस्या नहीं है, ये विचारों की समस्या है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके घर में कभी कोई अनुष्ठान हुआ है? कभी आपके घर में कोई, किसी की शादी हुई हो, किसी का बर्थडे मनाया हो, कभी कोई जगराता रखा हो, कभी आपने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी हो, कभी कोई अनुष्ठान तो सबके घर में होता है, कभी ना कभी किसी का बर्थडे मना होगा, कभी ना कभी किसी की शादी हुई होगी, है ना? कभी कोई जगराता रखा होगा, कभी किसी सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी होगी आपने। ऐसा आपके घर में कभी हुआ है? तो आदमी बोले हाँ जी, हमारे घर में भी हुआ, मेरा ही बर्थडे मना था जी, मेरी ही शादी हुई थी। तो आपकी शादी में कितने लोग आए थे?
तो जी 400 लोग आए थे, 500 लोग आए थे, तो ये 500 लोग किराए पे लेके आए थे? नहीं, हमारे जान पहचान के थे, हमारे दोस्त थे, हमारे रिश्तेदार थे, मोहल्ले वाले थे, हमारे ऑफिस के कलीग थे, बचपन के स्कूल के यार थे, दोस्त थे, है ना? तो सर ये लोग जो आपकी शादी में आए थे, ये सारे टाटा बिरला अंबानी है या मिडिल क्लास के लोग भी हैं? बोले नहीं, मिडिल क्लास के लोग ही ज्यादातर हैं। तो इनको पैसे की जरूरत है कि नहीं सर? बोला हाँ, आपके मामे के चाचे के लड़के को, आपके पड़ोसी को, आपके स्कूल के फ्रेंड को, आपके संग ऑफिस में जो काम करता है वो कलीग, इनको पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो हम इस बिजनेस में क्या बता रहे हैं, ये तो पैसे कमाने का तरीका ही बता रहे हैं। तो अभी अभी आपने बताया कि आपको अच्छा लगा, आप जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास लोग नहीं है। तो ये जो लोग आपके बर्थडे में आए थे, ये जो लोग आपके शादी में आए थे, ये जो लोग जगराते में आए थे, ये जो लोग सत्यनारायण की कथा सुनने आए थे, इनको पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ये सब अकबर के खानदान के तो नहीं है, टाटा बिरला अंबानी तो नहीं है, इनको पैसे तो चाहिए। तो हम तो पैसे कमाने का तरीका ही बता रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जब इनको पैसे कमाने का तरीका बताएंगे तो ये नहीं जुड़ेंगे? जरूर जुड़ेंगे, आप बता के तो। अगर मैं आपको, उनको बोलिए कि चलिए इस बिजनेस को जाने दीजिए, मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं पैसे कमाने के। एक आदमी का नाम लिखने के लिए मैं अगर आपको 500 रुपए दूं, आपको एक ऐसे इंसान का नाम लिखना है जिसको आप जानते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान का नाम डायरी पर लिखेंगे तो हर नाम के बदले में आपको 500 रुपए दूं, तो आप कितने नाम लिख जाएंगे? ये बोलेगा कि मैं तो 1,000 नाम लिख दूंगा, मैं तो पूरे मोहल्ले का नाम लिख दूंगा, मैं पूरे मोहल्ले को जानता हूँ जी, है ना? तो भाई अगर एक नाम को लिखने के 500 रुपए दिए जाएं, तो मैं दावा दे सकता हूं कि हर आदमी कम से कम 1,000 नाम लिख देगा, है ना? पूरे मोहल्ले का नाम लिख डालेगा, ये पूरे कॉलेज का, पूरे क्लास का नाम लिख डालेगा, क्योंकि उसको एक नाम लिखने के 1,000 रुपए मिल रहे हैं और ये कह रहा है कि इसके पास आदमी नहीं है। और मजेदार बात जानते हैं क्या, कुछ इसमें भी थोड़े से डॉट 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 टाइप के लोग होते हैं, उसको जब आप नाम लिखने का देंगे, वो पहला नाम लिखेगा नरेंद्र मोदी, है ना? दूसरा नाम लिखेगा विराट कोहली। तो आप उनको बोलेंगे भाई ये किसका नाम लिख रहा है? बोला आपने बोला कि आप जिसको जानते हैं, मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं इसलिए उनका नाम लिख रहा हूँ। बोले भाई आप तो नरेंद्र मोदी को जानते हैं, नरेंद्र मोदी आपको जानते हैं क्या? बोला नहीं, वो तो मुझे नहीं जानते। तो भाई यहाँ ऐसे लोगों का नाम लिखना है जिनको आप जानते हैं और जो बदले में आपको जानते हो। मैं तो विराट कोहली को जानता हूँ, लेकिन विराट कोहली मुझे नहीं जानते, तो ऐसा नाम नहीं लिखना है। कुछ ऐसे टाइप के कलाकार लोग मिलेंगे आपको, है ना? बोलेंगे नाम लिखने का 500 दोगे तो मैं लिखूंगा शाहरुख खान, मैं लिखूंगा विराट कोहली, मैं लिखूंगा नरेंद्र मोदी, लिख देगा बिल गेट्स, एलॉन मस्क का नाम भी ले आएगा ये, है ना? कि भाई एलॉन मस्क को भी मैं जानता हूँ, टेस्ला की गाड़ी बनाते हैं, मैंने प्लान कर रखा है, खरीदूंगा, है ना? और टेस्ला की गाड़ी खरीदूंगा तो चाबी तो एलॉन मस्क से हाथ से ही लूंगा मैं। तो भाई यहाँ ऐसे लोगों का नाम लिखना है जिनको आप जानते हो और वो भी आपको जानते हैं। बहरहाल, तो लोग अगर 500 रुपया किसी को ऑफर किया जाए ना, तो हर आदमी 1,000 लोगों का नाम लिख देगा। तो उनको बोलिए कि आपकी जिंदगी में लोग ही लोग है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां से आप पैसे बना सकते हैं। और लोगों की चिंता मत कीजिए, आप एक ऐसे देश में पैदा हो गए जहां हर आदमी को पैसे चाहिए। 140 करोड़ लोग हैं, और 140 करोड़ लोगों में हर आदमी मिडिल क्लास का ही है, मैक्सिमम हर आदमी को पैसे चाहिए। तो जब आप इस तरीके से लोगों को समझाते हैं तो बात समझ में आती है। आगे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, नेगेटिव कमेंट्स अबाउट कंपनी ऑन इंटरनेट। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी ये बिजनेस जो है ना, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग, इसको लोग अच्छी नजर से नहीं देखते। ये जो आपका कंपनी है ना, इस कंपनी के बारे में वो लोग बुरा भला बोलते हैं, अच्छी कंपनी नहीं है। आप नेगेटिव बड़ा लोग बोलते हैं इसके बारे में। तो आपको क्या, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैक्सिमम जैसे ही कंपनी के बारे में बुरा बोला, ये तो लड़ मरे उससे। मेरा कंपनी को कैसे बुरा बोला है, ये मेरा कंपनी, ये कंपनी, फुल लड़ाई चालू है। ऐसा मत कीजिए। अगर वो कहते हैं कि आपकी कंपनी के बारे में लोग बड़ा भला बुरा कहते हैं,
इस इंडस्ट्री के बारे में लोग भला बुरा कहते हैं, तो गुस्सा मत होइए। आप सेल्स के पर्सन हैं, है ना, आप डायरेक्ट सेलर हैं। गुस्सा तो आपको आना ही नहीं चाहिए। मैं आपको एक थ्योरी देता हूं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं तो इसका एक सिंपल फिलॉसफी है, मुंह में शक्कर, पांव में चक्कर, सिर पे बर्फ की सिल्ली। जी हाँ दोस्त, मुंह में शक्कर यानी हमेशा मीठा बोलिए। आप सेल्स के बंदे हैं, आप सेल्स के प्रोफेशन में, आपको हमेशा मीठा बोलने की जरूरत है। तो मुंह में शक्कर रखिए, हमेशा मिठास रखिए। मुंह में शक्कर, कड़वा बोली मत बोलिए सर। कड़वा बोली बोलेंगे तो आप किसी दूसरे व्यवसाय में, चाहे सेल्स के बिजनेस में कड़वी बोली नहीं चलती। अगर आप सेल्स में हैं, अगर आप सेल्स के व्यवसाय में हैं, तो आपको हमेशा मीठी बोली बोलनी पड़ेगी। मुंह में शक्कर, पाँव में चक्कर। पाँव में चक्कर यानी यू हैव टू रोम अराउंड। आपको लोगों तक जाना पड़ेगा, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको अलग अलग लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आप अपने घर पे बैठे रहेंगे और लोग आप तक आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप सेल्स के बिजनेस में हैं, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, आपको प्रोस्पेक्ट तक पहुंचना पड़ेगा, आपको कस्टमर तक पहुंचना पड़ेगा। आपके पाँव में चक्कर होने चाहिए। आप दिन में कितना किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, यही मेन मंत्र है कि आप कितने सफल हैं। जितने ज्यादा आप ट्रेवल करेंगे, जितना ज्यादा आप मार्केट में रहेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। तो मुंह में शक्कर, पांव में चक्कर, सिर पे बर्फ की सिल्ली। दिमाग ठंडा रखिए माय डियर फ्रेंड्स। सेल्स का पर्सन अगर अपना आपा खो दे, सेल्स का पर्सन अगर अपना टेम्पर लूज कर दे, फिर वो सेल्स का अच्छा बंदा नहीं हो सकता। आपको दिमाग ठंडा रखने की जरूरत है ना। अगर आप सेल्स में हैं, डोंट एवर लूज योर टेम्पर माय डियर फ्रेंड, डोंट एवर। दिमाग को हमेशा ठंडा रखिए, तभी आप सेल्स के प्रोफेशन में इतिहास रच सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, मुंह में शक्कर, पांव में चक्कर, सिर पे बर्फ की सिल्ली। तो कभी अगर किसी ने आपको बोला कि आपकी कंपनी के बारे में लोग भला बुरा कहते हैं, ये कंपनी बेकार है, ये इंडस्ट्री बेकार है, तो दिमाग ठंडा रखिए। उनको अगेन यहाँ पे बड़े करेज के साथ उनको बोलिए कि आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। जब मुझे इस कंपनी के बारे में बताया गया, जब मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया गया, तो मेरे विचार भी कुछ अच्छे नहीं थे। मैंने भी बोला कि ये इंडस्ट्री बेकार है, ये कंपनी के बारे में लोग भला बुरा कहते हैं। मेरे अपलाइन को मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा, इस कंपनी के बारे में लोग भला बुरा कहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, कहाँ सुना आपने? जाके इंटरनेट पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बेकार बिजनेस है। लोग कहते हैं ये लोगों को फंसाने वाला बिजनेस है ना, लोगों को पकड़ने का बिजनेस है। रेनेटस वेलनेस के बारे में तो लोग भला बुरा कहते हैं। तो मैंने उनको बोला, मेरे अपलाइन ने मुझे बोला, अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? इस इंडस्ट्री के बारे में और इस कंपनी के बारे में इंटरनेट पे नेगेटिव बातें कर रहे हैं लोग, कंप्लेन कर रहे हैं? बोला, हाँ। बोला आप मेरा एक हेल्प करेंगे? तो मैंने पूछा क्या करना है बताइए। बोला देखिए, मैं भी चाहता हूं कि मैं ऐसी किसी कंपनी के साथ काम ना करूं जिसके बारे में लोग कंप्लेन करते हैं, जिसके बारे में लोग भला बुरा कहते हैं। तो मैं भी इस कंपनी को छोड़ दूंगा। आप मेरा एक हेल्प कीजिए, मुझे कहाँ कहाँ पर कंप्लेन है, किस किस साइट पर कंप्लेन है, काइंडली उसका डिटेल अगर आप मुझे प्रोवाइड कर सके, क्योंकि आपने तो देखा है और मैं खोजने जाऊंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा। तो मेरी हेल्प कीजिए, किस किस साइट पे, किस किस जगह पे इस कंपनी के बारे में बुरा भला कहा गया है, कंप्लेन की गई है, काइंडली उसका लिंक मुझे शेयर कर दीजिए, ताकि मैं भी उसको वेरीफाई कर सकूं और मैं भी यहाँ पे काम करना छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसी कंपनी के साथ कौन जुड़ा रहेगा। तो काइंडली आप मुझे खोज कर बता दीजिए, कितने, कम से कम 2-3 हजार, 5-10 हजार कंप्लेंट तो होंगे ही इंटरनेट पे। तो मैंने बोला नहीं 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 सर, वो हार्डली 10-15-20 कंप्लेंट होंगे। आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा तो 4-5 वीडियोस मिल जाएंगे, गूगल पे जाके देखेंगे तो 8-10 कंप्लेंट मिला है, कुल मिला के 10-15 कंप्लेंट इस कंपनी के बारे में और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो ये बात सुनते ही मेरे अपलाइन ने मुझे गले से लगा लिया। बोला यार, आज आपने मेरा विश्वास इस कंपनी के ऊपर और मजबूत कर दिया। तो मुझे बात समझ में नहीं आई। मैंने बोला क्या कर दिया मैंने? मैं तो बता रहा हूँ कि आपकी कंपनी के बारे में इंटरनेट पे लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया सर कि आपने कहा कि 10 से 15 कंप्लेंट है, तो इससे ज्यादा अच्छा रिपोर्ट तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने बताया कि एक बात बताइए, जिस कंपनी में 10 लाख लोग जुड़े हों और उस कंपनी में सिर्फ 10 या 15 लोगों को समस्या होती है, तो अच्छी बात है। इससे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट तो हो ही नहीं सकता। और रही बात कंप्लेन की,
तो दुनिया में आज तक ऐसी कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी नहीं बनी जिसके बारे में कंप्लेन ना हो, जिससे लोग असंतुष्ट न हो। लोग तो भगवान को भी गाली देते हैं यार। लोग तो माँ बाप को भी गाली देते हैं कि नहीं देते हैं। और अगर टेक्निकली मैं आपको बताऊं, आप दुनिया के बड़े से बड़े कंपनी का नाम गूगल पे लिखिए, आप गूगल पर लिखिए एप्पल। एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है। आप गूगल पर डालिए एप्पल कंप्लेन्स, यू विल गेट कंप्लेन्स माय डियर फ्रेंड्स। आप गूगल पर डालिए सैमसंग कंप्लेन्स, यू विल गेट कंप्लेन्स। आप गूगल पर डालिए इंडियन गवर्नमेंट कंप्लेन, यू विल गेट कंप्लेन्स। और सबसे मजेदार बात बताऊं, आप गूगल पर डालिए भगवान कंप्लेन, यू विल गेट कंप्लेन। और एपिक क्या है जानते हैं? आप गूगल पर डालिए गूगल कंप्लेन्स, यू विल गेट कंप्लेन्स माय डियर फ्रेंड्स, यू विल गेट कंप्लेन्स। तो दुनिया में हर कंपनी के बारे में 2 4 10 लोग ऐसे होते हैं जिनको तकलीफ होती है। तो अगर जिस कंपनी में 10 लाख लोग काम कर रहे हो और वहां सिर्फ 15 लोगों को तकलीफ है, ये तो बहुत अच्छा रिव्यू है। इससे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट तो हो ही नहीं सकता है। अब तो मेरा विश्वास और बढ़ गया कि मैं इसी कंपनी के साथ काम करूंगा, इससे ज्यादा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे बात समझ में आई कि बात तो ठीक है। कंप्लेन तो हर कंपनी के बारे में, तो क्या आप सैमसंग का मोबाइल यूज करना बंद कर देंगे? क्या आप एप्पल का मोबाइल यूज करना बंद कर देंगे? क्या गूगल यूज करना बंद कर देंगे? क्या भगवान में विश्वास करना बंद कर देंगे? कंप्लेन तो सबके बारे में है। यू विल गेट कंप्लेन्स, है ना? आपके पिताजी आपके बारे में कंप्लेन करते होंगे, आपकी वाइफ आपके बारे में कंप्लेन करती होगी, तो क्या आप खराब इंसान हो गए? भाई आपकी वाइफ आपके बारे में कंप्लेन करती होंगी ना, तो आप अपने आप को खराब इंसान समझते हैं क्या? ना, आप तो समझते होंगे कि आपसे बढ़िया प्राणी भगवान ने धरती पे दूसरा भेजा ही नहीं होगा। आप अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम नरोत्तम समझते होंगे, है ना? हालांकि आपके बारे में भी तो कुछ लोग बुरा भला कहते ही होंगे ना। तो जब आप अपने बारे में बुरा भला सुनने के बावजूद अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, तो जिस कंपनी में 10 15 लाख लोग काम कर रहे हैं, वहां अगर 10 15 लोगों को तकलीफ है, ये तो अच्छी बात है ना? कुछ लोगों को हमेशा तकलीफ रहती है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं ना, शादी में जाएंगे ना, तो शादी में फूफा आपको हमेशा नाराज मिलेगा। हर शादी में देखेंगे कोई ना कोई रिश्तेदार नाराज होता है। तो क्या शादी बंद हो जाती है? शादी तो होती ही है ना, वो नाराज होकर कोने में चेयर पे बैठे रहते हैं बस। एक दो आदमी उनको मनाने में लगे रहते हैं, लेकिन शादी कार्यक्रम अपने हिसाब से चलता रहता है। और फूफा जी नाराज ही सही, मामा जी नाराज ही सही, शादी नहीं रुकती सर, शादी हो जाती है। तो 2 4 10 लोग हमेशा आपको नाराज मिलेंगे, लेकिन उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपना काम कर रही है, लोग अपना काम कर रहे हैं, टर्नओवर बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बिक रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बदल रही है। आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो जब मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसा समझाया, तो मुझे बात समझ में आई और मैं इस कंपनी के साथ जुड़ गया, और आज देखिए मैं शानदार काम कर रहा हूं। तो जब इस तरीके से आप लोगों को ये बातें समझाते हैं ना सर, तो लोगों को बातें समझ में आती है। तो आज समय इसका इजाजत नहीं देता, 9 बज चुके हैं, और इस सेशन को हम लोग अगले 2 3 दिन कंटिन्यू करेंगे, और आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करके हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। अगर इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन को आपने मास्टर कर लिया ना सर, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, आप इस बिजनेस में धुआं उठा सकते हैं, बहुत शानदार आईडी लगा सकते हैं, बहुत शानदार प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर कमिंग टुडे। आज के लिए इतना ही। रॉकिंग रेनेटर्स, ओवर टू यू परिवेश सर। अगर